जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका रक्षा समाचार के इस नए पॉडकास्ट में। आपने हाल ही में एक वायरल फोटो जरूर देखी होगी जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन एक साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। यह फोटो चीन के तियानजिन शहर में हुई एससीओ समिट की है। पहली नजर में बस ये एक तस्वीर लगती है, लेकिन दोस्तों इसके पीछे एक लंबी कहानी है। जैसा आपने सुना भी होगा, डिप्लोमेसी की दुनिया में अक्सर कहा जाता है कि जो दिखता है वह होता नहीं और जो होता है वह दिखता नहीं। इस फोटो के साथ भी कुछ ऐसा ही है। लेकिन दोस्तों, असली कहानी सिर्फ इस तस्वीर में नहीं है, बल्कि इसके पीछे छिपे इतिहास और घटनाओं में है। आखिर दुनिया की तीन महाशक्तियां एक साथ कैसे आईं? कहानी होती है इस साल से शुरू, जब ट्रंप व्हाइट हाउस में आए, उनकी वापसी हुई। उन्होंने भारत पर 50% तक भारी टैरिफ लगा दिया। इस वजह से भारत की स्टील, ऑटोमोबाइल और दवा जैसी इंडस्ट्रीज को झटका लगा। ट्रंप के सलाहकारों ने सार्वजनिक तौर पर मोदी सरकार की नीतियों को अनफेयर और लूट तक कह दिया। ट्रंप ने खुद कहा कि इंडिया हमें बहुत बड़ा चूना लगा रहा है, हमें इसका सख्त जवाब देना होगा। लेकिन दोस्तों, भारत झुका नहीं। उन्होंने रूसी तेल की खरीद जारी रखी और अमेरिकी दबाव के बावजूद ऊर्जा सुरक्षा से समझौता करने से इनकार कर दिया। मोदी ने साफ कहा, हम अपनी ऊर्जा सुरक्षा किसी के लिए कुर्बान नहीं करेंगे। भारत ने ट्रंप के इन कदमों का जवाब ट्रेड वार से नहीं दिया, बल्कि दरवाजा बातचीत के लिए खुला रखा। संदेश साफ था कि दशकों से बने भारत अमेरिकी रिश्तों को एक राष्ट्रपति की आक्रामक नीतियों के कारण खराब नहीं किया जाएगा। उधर रूस और चीन दोनों पहले से ही अमेरिका के खिलाफ खड़े थे। भारत की स्थिति स्वाभाविक रूप से दोनों देशों के करीब जाती दिख रही है। यही वजह है कि एससीओ और पुराने आरआईसी यानी रशिया, इंडिया, चाइना स्ट्रक्चर को फिर से अहमियत मिल रही है। हालांकि आरआईसी बनाने का विचार कोई नया नहीं है। पिछले 30 सालों में अलग अलग मंचों से इसकी चर्चा होती रही है, लेकिन भारत इससे परहेज करता रहा। 19वीं सदी के फ्रांसीसी कवि और उपन्यासकार विक्टर ह्यूगो की एक प्रसिद्ध बात का जिक्र होना जरूरी हो गया, जिसमें उन्होंने कहा था कि जिस विचार का समय आ गया हो उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। आरआईसी का विचार भी कुछ ऐसा ही है। पहली बार रूस के प्रधानमंत्री येवगेनी प्रिमाकोव ने 1998 में भारत की यात्रा के दौरान इस विचार को रखा था। उस समय दुनिया पूरी तरह से बदल चुकी थी। सोवियत संघ टूट चुका था और रूस कमजोर हो गया था। अमेरिका एकमात्र सुपर पावर के रूप में सामने था। दुनिया यूनिपोलर वर्ल्ड बन चुकी थी, यानी एक ऐसा सिस्टम जिसमें सिर्फ एक ताकत का दबदबा था और वो था अमेरिका। उस समय प्रिमाकोव ने कहा कि अगर रूस, भारत और चीन मिल जाएं, तो यह अमेरिका की एक तरफा नीतियों का संतुलन बना सकते हैं। उन्होंने इसे रणनीतिक त्रिकोण कहा। भारत और चीन दोनों ने धीरे धीरे इस विचार को अपनाया। 2001 में पहली बार विद्वानों और थिंक टैंकों की एक बैठक हुई। फिर 2002 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान तीनों देशों के विदेश मंत्रियों ने मुलाकात की। 2005 में एक अहम दस्तावेज सामने आया जिसे 3 नो सिद्धांत कहा गया। यानी आरआईसी ना तो आपसी टकराव के लिए बनेगा, ना ही यह कोई औपचारिक सैन्य गठबंधन होगा और ना ही इसे किसी तीसरे देश के लिए खिलाफ इस्तेमाल किया जाएगा। यह तीन नो आरआईसी की आत्मा बन गए। मतलब साफ था कि यह मंच किसी के खिलाफ नहीं बल्कि वैश्विक संतुलन के लिए है। 2006 में सेंट पीटर्सबर्ग में पहला औपचारिक शिखर सम्मेलन हुआ, जिसमें पुतिन, मनमोहन सिंह और हू जिनताओ मिले। यहीं से ब्रिक्स का रास्ता भी खुला, जो बाद में दुनिया का बड़ा मंच बना। आरआईसी का महत्व इस तरह समझ सकते हैं कि ये तीनों देश मिलकर दुनिया का लगभग 19% भूभाग कवर करते हैं। इसकी संयुक्त अर्थव्यवस्था का 33% से ज्यादा हिस्सा है और तीनों देश परमाणु शक्ति संपन्न है। यानी रूस और चीन सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं और भारत भी उसमें जगह चाहता है। आरआईसी का मकसद साफ थे, दुनिया में बहुध्रुवीय व्यवस्था यानी मल्टीपोलर वर्ल्ड बनाना। यह यूनिपोलर वर्ल्ड के खिलाफ था, जिसमें सिर्फ अमेरिका का दबदबा था। मल्टीपोलर वर्ल्ड का मतलब यह है कि कई ताकतें मिलकर संतुलन बनाएं और हर देश को अपनी स्वतंत्रता मिले। इस मंच पर आतंकवाद से लड़ाई, आर्थिक सहयोग, ऊर्जा, पर्यावरण और क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा होती रही। आरआईसी में असली मोड़ आया 2020 में। लद्दाख की गलवान घाटी में 15 जून 2020 की रात को भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच हिंसक झड़प हुई, आपको पता ही होगा, जिसमें हमारे 20 भारतीय जवान शहीद हुए। चीन को भी हालांकि इसमें काफी नुकसान उठाना पड़ा, लेकिन उसने कभी यह संख्या बताई नहीं। 1962 के युद्ध के बाद यह अब तक का सबसे बड़ा टकराव था।
इस घटना ने भारत और चीन के बीच एक जो डिस्टेंस आ गया, भरोसा टूट गया। सीमा पर हजारों सैनिक तैनात हो गए और तोपें और मिसाइलें तक लग गई। हालात युद्ध जैसे हो गए थे। इस समय रूस ने एक अहम भूमिका निभाई। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपने पुराने दोस्त की तरह तुरंत भारतीय प्रधानमंत्री को फोन किया और कहा कि हालात को बिगड़ने मत दीजिए। उसी दिन उन्होंने शी जिनपिंग को भी फोन करके कहा कि सैन्य संयम रखें, तनाव मत बढ़ाएं। दोस्तों सोचिए, अगर रूस यह कदम ना उठाता तो हालात और बिगड़ सकते थे। जुलाई 2020 में मॉस्को में एससीओ की बैठक हुई। इसमें रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने भारत और चीन दोनों को सीधे संबोधित किया और कहा कि वे जल्द से जल्द तनाव कम करने की प्रक्रिया शुरू करें। भारत ने बाद में माना कि रूस ने सकारात्मक भूमिका निभाई। अगस्त 2020 में रूस के रक्षा मंत्री शोइगु ने भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से फोन पर बात की और कुछ ही दिन बाद चीनी रक्षा मंत्री वेई फेंग ने इस पर चर्चा भी की। रूस ने दोनों देशों को पुराने समझौतों की याद दिलाई, जिसमें लिखा था सीमा पर ना नया निर्माण होगा और ना ही घुसपैठ होगी। सितंबर 2020 में मॉस्को में भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर और चीन के वांग यी मिले। इस बैठक में 5 सूत्रीय एक बयान निकला और जिसे दोनों देश मान गए और सीमा पर हालात किसी भी पक्ष के हित में नहीं है और सैनिकों को जल्द पीछे हटना चाहिए। यह समझौता भी रूस की मध्यस्थता से ही संभव हो पाया था। रूस की ताकत यह थी कि वह दोनों देशों का भरोसेमंद दोस्त था। भारत के साथ उसके गहरे रक्षा संबंध थे। S-400 मिसाइल सिस्टम, ब्रह्मोस मिसाइल, पनडुब्बियां सब रूस से जुड़े हुए थे। चीन के साथ भी रूस की नो लिमिट्स पार्टनरशिप थी। संयुक्त सैन्य अभ्यास, ऊर्जा डील्स दोनों को करीब ला रहे थे। यही वजह थी कि रूस ने भारत और चीन दोनों को भरोसा दिलाया और पुल का काम किया, एक ब्रिज बनाया उसने 2021 में हालात थोड़े शांत हुए, लेकिन भारत चीन के बीच भरोसा पहले जैसा नहीं रहा। RIC की जो बैठकें थी वो भी ठप हो गई। 2024-25 में फिर इस पर चर्चा शुरू हुई कि क्या इस मंच को जिंदा किया जा सकता है। मई 2025 में लावरोव जो रूस के जो विदेश मंत्री हैं वो भारत आए। लावरोव ने अपनी भारत यात्रा में कहा कि भारत, रूस और चीन मिलकर मल्टीपोलर दुनिया की वर्ल्ड की एक रीढ़ है। अगर ये तीनों देश साथ आते हैं तो किसी भी पश्चिमी दबाव को संतुलित किया जा सकता है। भारत ने सतर्क रुख अपनाया और कहा कि बैठक तभी होगी जब सबकी सुविधा होगी। लेकिन अगस्त 2025 की SCO समिट में जब मोदी, शी और पुतिन एक साथ खड़े दिखे तो सबको लगा कि RIC फिर से वापसी कर सकता है। तो अब दोस्तों यहां यह समझना जरूरी है कि यूनिपोलर और मल्टीपोलर वर्ल्ड का खेल क्या है। यूनिपोलर वर्ल्ड वो था जब अमेरिका अकेला सुपर पावर था, उसकी नीतियां ही कानून मानी जाती थी। चाहे इराक युद्ध हो, अफगानिस्तान का मुद्दा हो या फिर डॉलर की अर्थव्यवस्था, सब पर अमेरिका का दबदबा था। लेकिन धीरे धीरे चीन की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ी, रूस ने फिर ताकत हासिल की और भारत भी एक बड़ी शक्ति के रूप में उभरा। यही मल्टीपोलर वर्ल्ड की ओर एक कदम था। ट्रंप के दौर में यह बदलाव और तेज हुआ। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका फर्स्ट नीति अपनाई। उन्होंने चीन के खिलाफ व्यापार युद्ध छेड़ा, भारत पर भी टैरिफ लगाए, रूस पर तो पहले से ही प्रतिबंध थे। इन तीनों देशों को साफ हो गया कि अगर वे अलग अलग रहेंगे तो ट्रंप की नीतियों का शिकार बनते रहेंगे, लेकिन अगर वे एक साथ आएंगे तो मुकाबला कर सकेंगे। यही वजह थी कि RIC की प्रासंगिकता और बढ़ गई। पीएम मोदी की इस SCO यात्रा ने दुनिया को बताया कि भारत अब अपनी स्वतंत्र पहचान के साथ चल रहा है। भारत ने कहा कि वह मल्टीपोलर वर्ल्ड यानी बहुध्रुवीय दुनिया चाहता है, जहां कोई एक देश हावी ना हो। जुलाई में ब्रिक्स समिट हुई थी। उसमें पीएम मोदी ने दोहराया कि मल्टीपोलरिटी भारत की सबसे बड़ी ताकत है। चीन ने भी भारत का समर्थन किया और अमेरिका के टैरिफ के खिलाफ कहा कि हम एक साथ खड़े हैं, एक तरफा सुरक्षा और प्रोटेक्शनिज्म के खिलाफ। तो दोस्तों डिप्लोमेसी में तस्वीरें बहुत कुछ कहती हैं। जब तियानजिन में मोदी, शी और पुतिन एक साथ खड़े थे तो वह सिर्फ एक फोटो नहीं थी, वह बीते 25 साल की कूटनीति, टकराव, भरोसा, तनाव और रूस की मध्यस्थता का प्रतीक थी। इसमें यूनिपोलर से मल्टीपोलर दुनिया की यात्रा भी छिपी थी और ट्रंप जैसे नीतियों से तीनों देशों का करीब आना भी इसी से जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों अब सवाल आपसे है, क्या भारत को RIC में और सक्रिय होना चाहिए या फिर उसे क्वेड जैसे पश्चिमी गठबंधनों पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए? हमें प्लीज कमेंट में जरूर बताएं। और अगर यह पॉडकास्ट आपको अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और उसको शेयर करना ना भूलें। बेल आइकन की घंटी जरूर दबाएं। आप इस खबर को मेरी वेबसाइट rakshasamachaar.com पर भी पढ़ सकते हैं, वहां पे मैंने इसके बारे में जिक्र किया है। तो दोस्तों अगली बार हम आपसे मिलेंगे एक नए पॉडकास्ट में। तब तक के लिए नमस्कार।